हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, फाइन होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होती है, और बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, देन हम इको, रिवर्बरेशन एंड रेंज ऑफ हियरिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड कितनी होती है, तो उसको हम देखते हैं। तो द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर। तो साउंड की जो स्पीड होती है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर जो होता है टेम्परेचर, एंड आपका जो सेकेंड फैक्टर होता है डेंसिटी, एंड थर्ड फैक्टर आपका होता है ह्यूमिडिटी। ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है कि साउंड की जो स्पीड होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मीडियम के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यदि मीडियम का टेम्परेचर लो है तो साउंड की स्पीड लो होगी, अगर मीडियम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो साउंड की स्पीड बहुत तेज होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 332 मीटर पर सेकेंड। अगर एयर का टेम्परेचर मतलब यहाँ पे कम 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो जो साउंड की स्पीड होगी, जो साउंड ट्रेवल करेगा 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करेगा। ठीक है। बट हम क्या करते हैं कि यदि हम एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उस समय जो साउंड की स्पीड होगी, जो साउंड कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगा, 344 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो ये जो आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, ये रूम टेम्परेचर होता है। मतलब रूम टेम्परेचर, जैसे आप रूम में जब कॉमनली रहते हैं तो जो साउंड की स्पीड होती है उस कंडीशन में 344 मीटर पर सेकेंड होती है। ओके। तो नाउ वी कैन से दैट टेम्परेचर ऑफ एयर राइज द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे यदि आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो आपका जो साउंड की स्पीड होगी वो भी इंक्रीज करेगी, और यदि टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है तो जो साउंड की स्पीड होगी वो भी डिक्रीज करेगा। ठीक है। ऐसे भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, ऐसे भी हम इसको शो कर सकते हैं। ओके। अब हम देखते हैं द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। तो जो साउंड की स्पीड होती है वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। यदि मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज करती है, यदि मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज करती है, डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, साउंड की जो स्पीड होगी वह डिक्रीज करेगी, साउंड स्पीड आपका डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा भारी हो जाएंगे, तो ज़्यादा भारी होने की वजह से उसमें जो साउंड की स्पीड होगी वह कम हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम तीसरा जो आपका केस आता है द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द ह्यूमिड एयर। तो ह्यूमिड क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब देखिए आपका जो इन्वायरमेंट है, आपके इस इन्वायरमेंट में एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इस इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो कहने का मतलब कि अब ह्यूमिडिटी मतलब जैसे वाटर की मात्रा ज़्यादा ना, मतलब H2O की मात्रा ज़्यादा हो जाना। ह्यूमिडिटी का मतलब वो H2O की मात्रा ज़्यादा हो जाना। तो इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो रही है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है तो मतलब इसको कम होना पड़ेगा, इसको ज़्यादा होना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी मतलब ये ज़्यादा हो रहा है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा कि डेंसिटी आपकी कम होगी, और डेंसिटी अगर कम होगी तो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा। ये दिख रहा है नहीं आपको? नहीं दिख रहा है नीचे वाला पोर्शन। तो मैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा, एक मिनट, ऊपर वाला हो गया ना, तो इसको मैं थोड़ा कैमरा को नीचे कर देता हूँ तो आपको आसानी से दिखेगा कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, लाइक दिस। अब दिख रहा है ना? हाँ। तो देखिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का मतलब H2O की मात्रा हमारे मीडियम में ज़्यादा हो रही है। ह्यूमिडिटी का मतलब ही होता है वाटर की मात्रा ज़्यादा होना, वाटर की मॉलिक्यूल्स की मात्रा ज़्यादा होना। तो इसका ज़्यादा होने का मतलब क्या है, डेंसिटी हमारी कम होगी। अगर डेंसिटी कम होती है तो इस साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, अगर डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो साउंड की स्पीड कम हो जाती है। तो डेंसिटी कम हो रही है तो डेंसिटी कम होने की वजह से साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। तो समझ में आया कि नहीं? द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन ह्यूमिडिटी। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि एक सॉलिड मतलब एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, गैस है, तो किस में सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड होगी? सॉलिड में होगी या फिर गैस में होगी या फिर लिक्विड में होगी? इंपॉर्टेंट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। तो किसमें साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी? तो मैं आपको बता दूं जो साउंड की स्पीड होती है सॉलिड ऑब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा होती है, फिर इंटरमीडिएट लिक्विड होता है और सबसे कम गैस में होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड ऑब्जेक्ट में ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है। और लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, मतलब न तो ज़्यादा न तो कम। ठीक है। गैस में सबसे कम होती है। और देखिए सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है, और गैस की सबसे कम होती है। बट अभी सर आपका क्वेश्चन होगा, सर आपने अभी क्या कहा
कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो साउंड की स्पीड कम होगी। तो यहाँ पे तो आप बता रहे हैं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड आप ये बोल रहे हैं, तो इसकी स्पीड तो कम होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा गैस में होनी चाहिए। तो लेकिन देखो क्या होता है कि जो सॉलिड आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं वो, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें इसको हम बीट करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन में आ जाएंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन में आ जाएंगे तो इसके पास वाला मॉलिक्यूल आसानी से वाइब्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि अपनी एनर्जी आसानी से इसको ट्रांसफ़र कर देगा। ज़्यादा इसको एनर्जी ट्रांसफ़र करने में टाइम नहीं लगे, क्योंकि बहुत ही पास हैं। तो बहुत ही पास होने की वजह से सभी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तुरंत ही वाइब्रेशन में आ जाते हैं। तो वाइब्रेशन में आने की वजह से क्या होता है कि ये तुरंत इसमें साउंड का जो ट्रेवलेशन होगा बहुत तेज, बहुत जल्दी साउंड इसमें निकलेगा, बहुत तेज साउंड निकलेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो साउंड की स्पीड होती है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम होती है गैस मॉलिक्यूल में, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो उसमें साउंड की स्पीड ट्रेवल करने में बहुत ज़्यादा कम, बहुत ही कम करती है, ठीक है। लिक्विड में इंटरमीडिएट रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साउंड की जो स्पीड होती है वह मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। आपका चौथा भी पॉइंट हो जाएगा कि साउंड की स्पीड डिपेंड अपॉन द मटेरियल नेचर, ठीक है ना। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो देखिए आपके अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ा है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, तो आपके बुक में इसका एक टेबल दिया है। तो डिफरेंट मटेरियल में साउंड की स्पीड कितनी होती है, ठीक है। जैसे मटेरियल या फिर डिफरेंट हार्ड मटेरियल ही कल या फिर मीडियम में कल, जैसे ड्राई एयर हो गया, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, ड्राई एयर 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हाइड्रोजन वाटर, सी वाटर, ब्लड, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ग्लास। तो इन सब में साउंड की स्पीड कितनी होती है बेसिकली आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। और एक टॉपिक और आता है सोनिक बूम। तो इस चीज़ को हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो सोनिक बूम को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा मैक नंबर, ठीक है। तो मैक नंबर आपके टॉपिक सिलेबस में है नहीं, तो मैक नंबर क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि सोनिक बूम आपको समझना है तो मैक नंबर आपको समझना बहुत ही कंपलसरी पार्ट है, ठीक है। अब चलिए अब हम देखते हैं अपना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। ओके चलिए, तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं। पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखिए जैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि व्हेन अ लाइट स्ट्राइक अ पॉलिश सरफेस देन बाउंस बैक, ठीक है। क्या होता है कि जब कोई लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस से स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, बाउंस बैक कर जाती है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इस वे से आई, इसी वे में वापस के लिए इस पॉलिश सरफेस से स्ट्राइक करके बाउंस बैक कर जाती है। तो हम कहते हैं कि वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यू कैन से दैट, जैसे आपको आप समझना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को कैसे हम समझ सकते हैं कि द बाउंस बैक ऑफ साउंड व्हेन स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस देन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये क्या होता है, द बाउंस बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस then it is called reflection of sound। होता है the bounce back of sound when it strike a hard surface then it is called reflection of sound, ठीक है। तो जैसे क्या होता है आपके एक बुक में एक फिनोमिना, एक एग्जांपल दिया है, एक एक्टिविटी दिया गया है, कुछ ऐसा एक टेबल है, ठीक है। टेबल पे ऐसा कुछ यहाँ पे एक वो नली टाइप कैसा लगाया है, फिर ऐसे यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दी है। यहाँ पे उन्होंने एक वॉच रखा है और यहाँ पे ईयर है, ठीक है, लिसनर, सुनने वाला। तो जब ये सुनता है तो देखता है जो घड़ी की आवाज़ टिक 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 की जो आवाज़ होती है इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आपके कानों तक पहुंच जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। तो बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखते हैं कि इसका कुछ एप्लीकेशंस, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। जैसे क्या है, एक इको होता है, ठीक है, इको। तो इको क्या होता है, इको मतलब गूंज होता है, गूंज या फिर प्रतिध्वनि, ठीक है, गूंज, ठीक है, गूंज होता है, ठीक है।
तो इको क्या होता है कि जब क्या होता है कि जैसे मान लिया आपका ये वर्जिनल साउंड है, ठीक है, जब वर्जिनल साउंड रिफ्लेक्ट होके, जैसे मान लिया रिफ्लेक्टिंग सर्किट, जब वर्जिनल साउंड रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इको। और इको किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा होता है इको। जब ओरिजिनल साउंड आपका किसी सरफेस से स्ट्राइक, किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आपके पास वापस आ जाए तो वहाँ पे हमारा इको हमको देखने को मिलता है। जैसे क्या होता है कि जब आप एक कुआं देखेंगे, वेल, ठीक है, जैसे आपके बहुत सारे गांव में रहता भी, आपके गांव में भी होगा, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनके गांव में एक कुआं होगा, कुआं जरूर रहता ही रहता है, ठीक है। जब आप उस कुएं में किसी का नाम बुलाते हैं, मान लीजिए आप नाम बुला रहे हैं सिमरन, जब आप सिमरन बोलते हैं तो कुछ टाइम बाद आपको सिमरन की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है कि नहीं देती है, बिल्कुल देती है। तो यह किसकी वजह से हो रहा है, इको की वजह से हो रहा है। इको किसकी वजह से हैपन होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि जब आप सिमरन बोल रहे हैं तो सिमरन बोल रहे हैं तो ये आपका ओरिजिनल साउंड हो गया, आपने एक बार सिमरन बोला तो फिर आपको दोबारा सिमरन की आवाज़ सुनाई देगी, मतलब ऐसा लगेगा कि नीचे से कोई बोल रहा है। लेकिन वह किसकी वजह से हो रहा है कि जब आप बोलते हैं तो साउंड रिफ्लेक्ट होके आपके पास जाता है, आपके कानों में जाता है, तो वहाँ पे हमको इको देखने को मिलता है। समझ में आया कि नहीं इको क्या होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इको समझ में आ गया होगा। और देखिए एक चीज़ और इसमें और होती है कि जो इको होता है, इको जो होता है, इको में जो ओरिजिनल साउंड होता है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड होता है, रिफ्लेक्टेड, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है 0.1 सेकेंड का होता है। ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए एक इको में और एक चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, सोर्स है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, यहाँ से बोल रहा है तब जाके आपको, तब रिफ्लेक्ट होकर आपको सुनाई दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इको। तो सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए, सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना कंपलसरी है। यदि मान लीजिए इससे कम डिस्टेंस हो जाता है तो इको हमको नहीं सुनाई देता है, मतलब इको आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब सुनाई नहीं देगा। मतलब क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टिंग स्पीड है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो 17.2 मीटर का डिस्टेंस सोर्स एंड रिफ्लेक्टर के बीच होना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब हम एक टर्म और देखते हैं, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या है, रिवर्बरेशन का मतलब क्या है, तो इसका कहने का मतलब कि जो साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो देर तक बनी रहे। देर तक बनी रहने का मतलब क्या है कि साउंड का जो रिफ्लेक्शन होगा वो बार बार होगा। लेकिन इको में क्या होता था कि केवल एक टाइम, मतलब आपने बोला तुरंत आपको सुनाई दे तो वहां पे इको जनरेट है। लेकिन रिवर्बरेशन में क्या होता है कि साउंड का जो रिफ्लेक्शन होता है, साउंड रिफ्लेक्शन मेनी टाइम्स, साउंड का रिफ्लेक्शन मेनी टाइम्स जब होता है तो वहां पे हमारा क्या क्रिएट होता है, रिवर्बरेशन। जैसे क्या होता है कि जब पहाड़ों में आप चिल्लाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं तो वहां पे आप चिल्लाते हैं कि पुष्पा, तो पुष्पा कितने टाइम्स आपको सुनाई देता है, बहुत मेनी टाइम्स आपको पुष्पा पुष्पा सुनाई देती है। जैसे अब जब ऑडिटोरियम में जाते हैं, ऑडिटोरियम, ठीक है, ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम, जैसे आपका ऑडिटोरियम जो होता है तो उसमें क्या होता है कि देखिए उसमें क्या होता है कि जब उसमें कोई आवाज़ बोलते हैं, कुछ भी लोग बोलते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे बार बार वो चीज़ आवाज़ गूंजती है, आवाज़ गूंजती है कि नहीं, मतलब बार बार वो चीज़ आवाज़ सुनाई देती है, तो रिफ्लेक्ट होती है। तो उससे क्या होता है कि उसके रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऑडिटोरियम से एक बड़ा हॉल ले लीजिए, ठीक है, बड़े हॉल में अगर कोई स्पीच दे रहा है तो क्या होगा कि आवाज़ जब वहाँ पे बार बार गूंजेगी ना तो आपको आवाज़ अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो ऑडिटोरियम में क्या अरेंजमेंट करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज करते हैं जो कि साउंड को एब्जॉर्ब करता है, मतलब रिवर्बरेशन को कम करने के लिए हम वहाँ पे कारपेट बिछाते हैं, मतलब फ्लोर पे कारपेट बिछा देते हैं और कर्टेन लगाते हैं। जो कर्टेन, कारपेट, कर्टेन, ये सब क्या करते हैं कि जो साउंड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। और क्या कहते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज, कुछ ऐसे बिल्डिंग मटेरियल का यूज करते हैं जो कि साउंड के जो साउंड को एब्जॉर्ब करने और मतलब उसको रिवर्बरेशन को डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो रिवर्बरेशन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी साउंड का बार बार रिपीट होना, बार बार रिफ्लेक्ट होना, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, ठीक है। मतलब कितने टाइम तक, कितने देर तक हमारा रिवर्बरेशन साउंड बनी रही, उसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन, ठीक है। और इसको कम करने के लिए हम कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज करते हैं लाइक कारपेट, कर्टेन एंड सम बिल्डिंग मटेरियल, जो कि साउंड को हमारा रिड्यूस करने का काम करते हैं, जो कि हमारा रिवर्बरेशन को कम करने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है, ठीक है, रेंज ऑफ हियरिंग,
मतलब आपकी जो सुनने की कैपेसिटी है वो कहाँ तक आप सुन सकते हैं, किस फ्रिक्वेंसी के साउंड को आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कहलाता है हमारा रेंज ऑफ हियरिंग। जैसे क्या होता है कि जो साउंड आप सुन सकते हैं उसको बोलते हैं ऑडिबल, ठीक है। ऑडिबल, जो साउंड आप सुन सकते हैं ऑडिबल, मतलब ये आपको सुनने लायक है। तो जैसे एक ह्यूमन बीइंग्स होता है वह कितने हर्ट्ज की, कितने फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन सकता है। हर्ट्ज बोलने मतलब फ्रीक्वेंसी का यूनिट है मेजर करने के लिए। तो जो एक ह्यूमन बीइंग्स होता है वह 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से 2000 के बीच की अगर फ्रीक्वेंसी है तो एक ह्यूमन बीइंग उसको आसानी से सुन सकता है। यदि अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है, अगर 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो वह हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अगर ये कम हो जाती है, ठीक है, अगर ये कम हो जाती है तो इसको हम नहीं सुनते। इसको बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। 20 हर्ट्ज से अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वह इंफ्रासोनिक साउंड होता है। इसको हम बिल्कुल नहीं सुन सकते। एक ह्यूमन बीइंग इस फ्रीक्वेंसी के साउंड को नहीं सुन सकता है। इसको सुनने के लिए कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे एलिफेंट होते हैं, ये सब इसको सुन सकते हैं। जैसे अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक को आप सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो पहले ही उनको अंदाजा लग जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। और लाइक जैसे एक सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम, तो उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो उसमें फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, तो उसको भी आप नहीं सुन सकते। अगर मान लीजिए 20,000 हर्ट्ज से फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, यदि 20,000 हर्ट्ज से फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, फ्रीक्वेंसीज की साउंड होती हैं, वो हमारी अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड भी उसको बोलते हैं। तो अब हम इसका एक प्रॉपर डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक फ्रेंड्स। आपका ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, द बाउंस बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया हार्ड, तो इसके लिए साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए कैसा सरफेस होना अनिवार्य है, आपका जो सरफेस होना चाहिए वो हार्ड होना चाहिए, सॉलिड सरफेस होना चाहिए, आर द बेस्ट फॉर रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव, ओके। साउंड इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम वे एज लाइट, जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसी प्रकार हमारा साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और आपका एक जो है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ओबे ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वह ओबे करता है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो दोनों सेम प्रोसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर दिखाया जो कि आपके बुक में दिया गया है। यहाँ पे एक क्लॉक है, यहाँ पे एक ईयर मतलब ईयर लगा हुआ, मतलब सुनने वाला लिसनर, ठीक है। तो क्या होता है कि जो रेज आती हैं उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, और जो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जाती हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। या यहाँ पे देखिए, अब लाइट के केस में बात करेंगे तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बात करेंगे, लेकिन हम साउंड के केस में बात कर रहे हैं तो इंसिडेंट साउंड वेव। तो यहाँ से एक वेव निकल रही है भाई, टिक टिक आवाज़ है तो फ्रिक्वेंसी निकलेगी, तो फ्रिक्वेंसी होने का मतलब वहाँ पे वेव निकल रही है, ठीक है। तो वेव यहाँ से निकल रही है तो इसको बोलते हैं हम कौन सा वेव, इंसिडेंट साउंड वेव, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जब यहाँ से ये टकराती है तो क्या करती है कि ये रिफ्लेक्ट होकर क्या करती है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, मतलब रिफ्लेक्ट होकर आपके कान तक पहुँचती है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। और ये जो आपका नीला से मैंने दिखाया गया है पाइप जैसा, इसको कार्डबोर्ड ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऐसा नॉर्मल एक पॉइंट है, तो ये देखिए इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं, मतलब तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो क्लॉक यहाँ से आप लगाएंगे तो साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके कुछ एप्लीकेशन है। मेगाफोन, मेगाफोन क्या होता है, जैसे क्या होता है, जैसे पुलिस वुलिस आते हैं तो मेगाफोन लेके आते हैं ना, कि मतलब बोलते हैं तो बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है, तो उसको बोलते हैं मेगाफोन। बल्ब हम क्या होते हैं, जैसे आपने जो गाँव में आपके आते होंगे वो मलाई वलाई बेचने आते हैं, आइसक्रीम बेचने आते हैं, तो ऐसा कुछ लेते हैं, जैसे जब उसको बैक साइड से पुश करते हैं तो आगे बहुत तेज आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो बल्ब हार्न उसको ऐसा होता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं अपने कानों में लगा के, जैसे आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्टेथोस्कोप से आपका हार्ट बीट मेजर करते हैं ना, तो स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर भी साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, साउंड के रिफ्लेक्शन की वजह से उनको आपकी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इको। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इको। इको मीन्स प्रतिध्वनि या फिर गूंज, ठीक है। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रोड्यूस इको, तो साउंड के रिफ्लेक्शन से हमारा इको प्रोड्यूस होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो व्हेन द साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम अ सोर्स ट्रेवल्स फर्दर एंड हिट्स एन ऑब्जेक्ट, तो जब किसी सोर्स से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है तो फर्दर क्या होता है, वो किसी ऑब्जेक्ट से हिट करता है, सच एज वॉल या फिर माउंटेन, ठीक है।
तो एंड रिटर्न बैक टू द सोर्स, तो क्या होता है, पुनः वह सोर्स के पास वापस हो जाता है। इट इज कॉल्ड इको। वही इको होता है ना कि आपने कुछ बोला, रिफ्लेक्ट होकर आपको वो चीज दोबारा सुनाई दे, तो वही हमारा इको होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू साउंड इन अ वेल योर ओन वॉइस इज हियर्ड आफ्टर सम टाइम। जब किसी कुएं में आप कोई आवाज लगाते हैं, किसी का नाम बुलाते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी आवाज लगाते हैं, तो कुछ टाइम बाद आपको वो आवाज दोबारा सुनाई देता है। ऐसा लगता है कोई नीचे से बोल रहा है, बट वो आवाज आपको क्यों सुनाई देती है, क्योंकि इको की वजह से। और इको क्यों हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे। समझ में आया? ठीक है। अब हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि हमको इको सुनाई दे। ठीक है, टू हियर इको को सुनने के लिए द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द रिफ्लेक्टर शुड बी 17 मीटर। आपके बुक में दिया है 17.2 मीटर। ठीक है, तो ये भी हम एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए हम 17 मीटर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, 17 मीटर का हो या फिर 17.2 मीटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 17 मीटर हम मान लेते हैं। ठीक है, तो लिसनर मतलब सोर्स जहां से आप आवाज जो सुनने वाला हो, रिफ्लेक्टर मतलब जहां से वो जो साउंड वेव है रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तो इफ द डिस्टेंस इज लेस, अगर मान लीजिए जो आपका सोर्स है और जो आपका रिफ्लेक्टर है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है, तब क्या हम इको सुन सकते हैं? तो देखिए, तो इफ द डिस्टेंस इज लेस देन दिस, मतलब लेस देन मतलब 17 मीटर से अगर कम हो जाता है, तो बोथ द साउंड विल मिक्स एंड वी विल नॉट हियर टू इको। तो क्या होता है कि अगर ये 17 मीटर से कम हो जाता है डिस्टेंस, तो हम इको नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि क्या होता है उस कंडीशन में जो आपका ओरिजिनल साउंड है और रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो मिक्स होने की वजह से हम नहीं सुन पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एन इको कैन नॉट बी हियर्ड अनलेस द रिफ्लेक्टर इज एट सफिशिएंट डिस्टेंस बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ द हियर रिफ्लेक्टर साउंड डिक्रीज। तो हम इको के लिए एक कंडीशन है कि इको यदि आप सुनना चाहते हैं, तो रिफ्लेक्टर और लिसनर के बीच में सुफिशिएंट डिस्टेंस होना जरूरी है। सुफिशिएंट डिस्टेंस मतलब 17 मीटर का डिस्टेंस होना बहुत ही कंपलसरी है। तो बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड डिक्रीज, अगर ये चीज़ नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो रिफ्लेक्टेड साउंड की इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड वो डिक्रीज कर जाती है, घट जाती है। इसकी वजह से हम इको नहीं सुन सकते हैं। तो ये सुफिशिएंट डिस्टेंस यदि है तो हम इको सुनेंगे, अगर सुफिशिएंट डिस्टेंस नहीं है तो हम इको नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में हमारी क्या होती है कि साउंड की जो इंटेंसिटी होती है, रिफ्लेक्टर साउंड की जो इंटेंसिटी होती है घट जाती है। इसकी वजह से हम इको नहीं सुन पाते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब टाइम इंटरवल आफ्टर सम टाइम। तो आफ्टर सम टाइम 0.1 सेकेंड आता है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर आप ये 17 मीटर कहाँ से आया, 17.2 मीटर कहाँ से आया? तो देखिए मैंने आपको फार्मूला एक बताया था, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक, सॉरी हाँ, स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ साउंड। तो क्या बताया था मैंने? स्पीड ऑफ साउंड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो मैंने आपको बताई थी। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड कितना होता है एयर में 344 मीटर पर सेकेंड, ये रूम टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपको दिया है डिस्टेंस, आपको फाइंड, टाइम आपको पता है 0.1 सेकेंड होता है। मतलब एक ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 34.4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए ये है, अब यहाँ सोर्स है। ठीक है, अब जब ये साउंड यहाँ से जाएगी फिर आपके रिफ्लेक्ट होकर आपके पास वापस आएगी, तो ये 30.4 है, तो बाई 2 कर देंगे तो 17.2 मीटर आ गया ना, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर, डिस्टेंस है ना मीटर। तो 17 मतलब एक बार जाने में और एक बार आने में, तो 2 बार हो गया। तो 2 बार हो गया तो इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 17.2 मीटर आता है। तो ये डिस्टेंस, सुफिशिएंट डिस्टेंस 17.2 मीटर होना अनिवार्य है इको सुनने के लिए। ठीक है ना, तो एक इसका हम प्रॉपर डायग्राम देख लेते हैं कैसा होता है। डायग्राम बना दें या फिर आपके बुक में दिया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इसे बना ही देते हैं और इसकी भी कंडीशन लिख लेते हैं, 0.1 सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऐसा है, वी कैन हियर द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड सेपरेटली ओनली इफ देयर इज टाइम इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 0.1 सेकेंड बिटवीन देम। तो हम ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड को सेपरेटली तरीके से तभी सुन सकते हैं जब उन दोनों के बीच जो टाइम इंटरवल होना चाहिए एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। ठीक है, तभी हम ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड मतलब इको को तभी हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, देखिए ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाल है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाल और लिसनर के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ओरिजिनल साउंड यहाँ पे मैंने ब्लू डॉट से दिखाया है ओरिजिनल साउंड, और जो रिफ्लेक्टेड साउंड मैंने रेड डॉट से दिखाया है।
तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ से बोलता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसके पास वापस चली जाती है, तो वहाँ पे हमारा इको प्रोड्यूस होता है, तो उसी को बोलते हैं हम इको। तो आपका इको वाला कॉन्सेप्ट, इको वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं रिवर्बरेशन की तरफ। क्या होता है कि जिससे क्या होता है कि बार बार ध्वनि रिफ्लेक्ट होकर आपको आवाज़ सुनाई दे। तो रिवर्बरेशन क्या होता है, बेसिकली द प्रेजिस्टेंस ऑफ साउंड इन बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। जैसे क्या होता है कि बड़े हॉल में जब आप बोलते हैं तो वहाँ पे आपकी जो आवाज़ होती है बार बार रिफ्लेक्ट होकर आपको सुनाई देती है आवाज़। इफ द रिवर्बरेशन इज टू लॉन्ग देन साउंड बिकम्स ब्लड डिस्ट्रॉयड एंड कंफ्यूजिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग द ऑफ डिफरेंट साउंड। यदि आपका रिवर्बरेशन ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो आपको मतलब ब्लर सुनाई, मतलब सुनाई नहीं देगा अच्छे तरीके से, आपको वो चीज़ आवाज़ साउंड अच्छे तरीके से नहीं सुनाई देगा। तो द एक्सेसिव रिवर्बरेशन इन बिग हॉल्स एंड ऑडिटोरियम्स आर रिड्यूस बाय यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो क्या होता है कि जैसे बड़े ऑडिटोरियम जो होते हैं वहाँ पे रिवर्बरेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लें, उतना हमारा साउंड रिफ्लेक्ट ना हो पाए। जैसे कारपेट वहाँ पे बिछा देते हैं, हैवी कर्टन्स लगा देते हैं, सम मटेरियल हैविंग साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जो कि साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी उनके अंदर होती है। तो ये होता है आपका रिवर्बरेशन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द साउंड प्रोड्यूस इन आवर इन्वायरमेंट हैव मेनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। आपको पता है जो आपके इन्वायरमेंट में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की होती है, कोई तेज़ होती है, कोई कम होती है, कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, तो फ्रीक्वेंसीज उनकी डिफरेंट होती है। द साउंड ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी हियर्ड बाई द ह्यूमन बींग्स। तो डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसीज अगर निकल रही है तो ह्यूमन बीइंग द्वारा सब साउंड नहीं सुना जा सकता है। तो द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन द ह्यूमन बींग्स। तो इसका कहने का मतलब 20 एंड 20,000 के बीच की जो साउंड फ्रीक्वेंसी है वो ह्यूमन बीइंग सुन सकता है, लेकिन यदि 20 हर्ट्ज से कम या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाता है तो फ्रीक्वेंसीज की साउंड एक ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकता है, मतलब हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। द साउंड विच वी आर एबल टू हियर इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। तो ऐसे साउंड जो हम सुन सकते हैं, जो सुना जा सकता है, उसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ साउंड, एक होता है इंफ्रासोनिक साउंड, एक होता है अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, ऑडिबल रेंज इज लेस देन 20 हर्ट्ज। तो इसका जो ऑडिबल रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, रेंज लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है। मीन्स वेरी लो फ्रीक्वेंसी साउंड, मतलब इंफ्रासोनिक साउंड बहुत ही ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ साउंड कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन। तो 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड जो होती है, साउंड वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है, इस टाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इन सारे साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। एक ह्यूमन बीइंग इस साउंड को नहीं सुन सकता है। एग्जाम्पल होता है कि एग्जाम्पल क्या है इसके, वाइब्रेटिंग पेंडुलम। जैसे एक सिंपल पेंडुलम जो वाइब्रेट करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो हम उसको नहीं सुन सकते हैं। अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक भी 20 हर्ट्ज से कम ही होता है। जैसे आपने सुना है ना कि से अर्थक्वेक आता है तो जानवर लोग को पहले ही आभास हो जाता है। तो जानवर जो होते हैं वो 20 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को आसानी से सुन सकते हैं। जैसे वेल्स हो गई, एलिफेंट हो गया, राइनोसोरस हो गया। तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड को आसानी से सुन सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज से इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, मतलब 20,000 से ज़्यादा होती है, तो आर नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। दिस टाइप ऑफ साउंड कैन नॉट बी हियर्ड बाई ह्यूमन। तो इस टाइप का जो साउंड होता है वो ह्यूमन द्वारा सुना नहीं जा सकता है। तो एग्जांपल में डॉग, बैट्स, मंकी, डियर, कैट्स, डॉल्फिन, लीपर्ड, तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी साउंड को आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसको हम देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड, ओके। अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड जो भी आप कहें कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव आर हाई एनर्जी साउंड वेव। तो जो अल्ट्रासोनिक साउंड जो वेव्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा इसमें एनर्जी वेव्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होता है इसमें। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विदाउट बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर। यह मतलब ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं बिना किसी कॉर्नर पे बेंड हुए, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव हैव अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ड्यू टू विच दे कैन पेनिट्रेट इनटू मैटर टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से क्या होती है, किसी भी मैटर, किसी भी मेटल ब्लॉक को, किसी भी सबस्टेंस को यह पेनिट्रेट कर देती है वेरी लार्ज एक्सटेंट, मतलब आर पार कर जाती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह क्यों होता है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ये आर पार कर जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉ क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स विदाउट डैमेजिंग देम।
तो इसका इसी वजह से इसका यूज, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज हम इंडस्ट्री में करते हैं। किसी भी मान लीजिए मेटल ब्लॉक है, उसमें डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए इसमें डिफेक्ट है या नहीं। तो हम बेसिकली उसमें क्या करते हैं, पहले हम एक मेटल ब्लॉक जो भी आपको डिफेक्ट चेक करना है, इसमें डिफेक्ट है या नहीं, तो हम मेटल ब्लॉक लेते हैं, उस पर क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड पास कराते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड डिटेक्टर लगे होते हैं, तो ये डिटेक्ट करके बताते हैं कि हाँ इसमें मतलब कोई डिफेक्ट है या भी नहीं है। तो क्या होता है कि यहाँ से जब अल्ट्रासोनिक साउंड पास हो रहा है, देखिए ये पूरी तरीके से इसको पेनिट्रेट कर दे रही है, तो इसमें यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है। फिर सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड पास कराया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर लगे हुए हैं। तो देखिए डिटेक्टर क्या है, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे मेटल ब्लॉक आ गया है जो कि डिफेक्ट है। तो क्या होता है कि जब अल्ट्रासोनिक साउंड यहाँ से पास होता है, तो ये डिटेक्टर के पास न जाकर क्या करती है, वापस हो जाती है। तो यहाँ से हमको फाइंड आउट हो जाता है कि इस मेटल ब्लॉक में कोई ना कोई डिफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ कैमरे को, तो आपको आसानी से दिख जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ ब्लॉक। तो जो अल्ट्रासोनिक साउंड है, ये जो पार्ट ऑफ ब्लॉक है, यहाँ से क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो सो दिस मेटल ब्लॉक हैज अ डिफेक्ट इनसाइड इट। तो क्या होता है कि इसका कहने का मतलब कि मेटल ब्लॉक के अंदर, मेटल ब्लॉक के इनसाइड में कुछ डिफेक्ट है। ठीक है, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके बुक में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं।